हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफ़शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। ये हमारे सेकेंड सेमेस्टर की है। अगर आपके पास भी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है एंड आपके पास भी ये सब्जेक्ट है, लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण, तो ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए, ये जो बुक्स है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको डायरेक्ट बुक से ही पढ़ा रही हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। देखिए, इसमें हम लोगों ने यूनिट 1 ऑलरेडी कवर कर ली है, यूनिट हमारी 2 भी कवर है। अब हमारी यूनिट 3 चल रही है। अगर आपको प्रीवियस यूनिट्स में कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यूनिट 1 का जो हमारा चैप्टर है उसका हम लोग ऑलरेडी पार्ट कवर कर चुके हैं, पार्ट 1। एंड आज हमारा इसका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 मतलब वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 होने वाली है। देखिए, चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 3 की कुछ चीज़ें हम लोग वीडियो नंबर 1 में कवर कर चुके थे। आज हमारी जो आगे की चीज़ें थी वो हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आपने लास्ट वीडियो को अगर नहीं देखा है या प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड अब हम पार्ट जो हमारा यूनिट नंबर जो 3 है उसको स्टार्ट करेंगे, यानी यूनिट नंबर 3 को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारी यूनिट नंबर 3 है और यूनिट नंबर 3 का नाम है समकालीन सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, जिसमें हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस और शासन पर कई दृष्टिकोण, सुशासन, सहयोगात्मक शासन और नेटवर्क शासन, डिजिटल शासन, इन सभी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अब हम उससे आगे यानी पार्ट 2 की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला था वो था हमारा नवलोक सेवा का सिद्धांत। यानी जो नवलोक सेवा है उसके क्या क्या सिद्धांत है। तो इसमें पहला आप देखेंगे, नागरिकों की सेवा करें, ग्राहकों के बजाय सरकारी कर्मचारियों का मुख्य भूमिका नागरिकों की सेवा करना होता है। यानी जो नागरिक होते हैं उन्हीं की सेवा करना इसका मुख्य सिद्धांत होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, सार्वजनिक हित की पहचान करना किस तरह से, लक्ष्य, साझा हित और जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए सामूहिक तरीके से समाधान ढूंढना। यानी जो हमारा लक्ष्य होता है और जो सामूहिक हित होता है, जिम्मेदारी होती है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें सही तरीके से या सही जो हमारा सिद्धांत है उसको फॉलो करना या उसको ढूंढना होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, मूल नागरिकता और सार्वजनिक सेवा किस तरह से सार्वजनिक हित को उद्यमी कार्रवाई के बजाय समाज में योगदान देने के लिए पर्याप्त सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों द्वारा बेहतर रूप से संचालित किया जाना चाहिए, ताकि नागरिक उसे अच्छी तरीके से समझ सकें और अपनी जो वो विचार हैं या अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पहचान सकें। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, रणनीतिक रूप से सोचने, लोकतांत्रिक रूप से कार्य करें किस तरह से सार्वजनिक जागरूकता और मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से नीतियों और कार्यक्रम नागरिकों के सामूहिक प्रयासों और सहयोग के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग और जिम्मेदारी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, ताकि सभी लोगों के अंतर्गत जो जागरूकता है, जो भागीदारी है उसको बढ़ाया जा सके और लोग उसे अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, यह पहचानना सरल नहीं है, सरकारी कर्मचारियों को सतर्क रहना चाहिए और समुदाय के नैतिक राजनीतिक मानकों, पेशेवर मापदंडों और नागरिकों के कल्याण पर जोर देना चाहिए। यानी जो नागरिक कर्मचारी होते हैं उन्हें जो उनकी नैतिकता है और राजनीतिक मापदंड है, पेशेवर जो मापदंड होते हैं और जो नागरिक कल्याण की जो नीतियां हैं या नागरिक कल्याण जो होता है उस पर जोर देना चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, सेवा करें और मार्गदर्शन ना करें, सरकारी कर्मचारियों को उन्हें नियंत्रित या निर्देशित करने के बजाय नागरिकों की सेवा करना चाहिए। यानी वो नागरिकों को सिर्फ ऐसा ना करें कि नियंत्रण या फिर निर्देश ही देता रहें कि आप ये करो आप वो करो, नहीं, उनका काम उनकी सेवा करना है तो वो अपने काम या फिर अपने कर्तव्य को ही निभाएं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, लोगों को मूल्य दे ना केवल उत्पादकता। यानी लोगों को मूल्य होनी चाहिए, मूल्य देना चाहिए, ना कि सिर्फ उत्पादकता को। सार्वजनिक संगठन जीवित रहेगा यदि वह इस तरह से चलाया जाता है जो नागरिकों के साथ सहयोग और साझा नेतृत्व भूमिकाओं की अवधारणा को प्रोत्साहित करता है। यानी देखिए, चाहे वो सार्वजनिक संगठन हो या फिर निजी संगठन हो, वो तभी जीवित रह सकता है जब वो नागरिकों को प्रोत्साहन दे या नागरिकों की जो भूमिका है उसको बढ़ावा दे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा नव लोक सेवा बनाम नया लोक प्रबंधन। यानी जो नव लोक सेवा है और बनाम उसके नव लोक प्रबंधन, किस तरह से इन दोनों में डिफरेंस है, चलिए इसको देखते हैं।
इसके अंतर्गत आप लिखेंगे हालांकि नव लोक सेवा और नव लोक प्रबंधन में बहुत समानताएं हैं लेकिन कुछ अंतर भी हैं। यानी देखिए इनमें बहुत सारी समानताएं हैं लेकिन कुछ अंतर भी हैं। अब वो क्या क्या अंतर हैं चलिए उसको देख लेते हैं। इनका जो पहला अंतर है उसमें आप लिखेंगे नव लोक प्रबंधन एक आर्थिक सिद्धांत है जबकि नई सार्वजनिक सेवा एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। यानी ये जो है ये एक आर्थिक सिद्धांत है और ये जो है ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है, जो कि सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट अंतर आप लिखेंगे नवलोक प्रबंधन मानव व्यवहार के विचार के रूप में आर्थिक आदमी के विचार से अधिक जुड़े हुए हैं, जबकि नई सार्वजनिक सेवा मानव व्यवहार की रणनीतिक तार्किकता पर विश्वास करते हैं। यानी ये जो है ये आर्थिक आदमी के साथ में जुड़ी होती है, यानी उसके आर्थिक चीज़ों से रिलेटेड होती है। और जो हमारी नई सार्वजनिक सेवा है यह व्यवहारीकरण, नीतिकरण, तार्किकता इन सब से जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अंतर आप लिखेंगे नवलोक प्रबंधन व्यक्तिगत हित के पहलू का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि नवलोक सेवा साझा मूल्यों के विचार का समर्थन करती है। यानी ये व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देते हैं और ये साझा हितों यानी सभी के हित को प्राथमिकता देते हैं। नेक्स्ट आप अंतर लिखेंगे नवलोक प्रबंधन का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को ग्राहकों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जबकि नई सार्वजनिक सेवा का मानना है कि सार्वजनिक कर्मचारियों को नागरिकों के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये जो है ये कर्मचारियों को ग्राहकों के प्रति उत्तरदायी मानते हैं और ये जो है ये नागरिकों के प्रति उत्तरदायी मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे नवलोक प्रबंधन का मानना है कि सरकार की भूमिका निर्देशित करते हैं, जबकि नव सार्वजनिक सेवा का मानना है कि सरकार की भूमिका सेवा करना है। यानी देखिए ये जो है ये मानते हैं कि जो सरकार की भूमिका होती है वो सिर्फ निर्देश देना होता है, बल्कि ये मानते हैं कि जो सरकार की भूमिका होती है वो सेवा प्रदान करना या फिर किसी की भी सेवा करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अंतर आप इसमें लिखेंगे नवलोक प्रबंधन बाजार चालित पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि नई सार्वजनिक सेवा का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को सामुदायिक मूल्य, राजनीतिक मापदंड, नागरिक हितों और राज्य के कानूनों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी ये जो है ये सिर्फ बाजार चालित जो पहलू होते हैं उन पर ध्यान देते हैं, और जबकि जो नई सार्वजनिक सेवा है ये मूल्य, राजनीतिक मापदंड और नागरिक हित इन सभी को ध्यान रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नवलोक प्रबंधन ने माना कि सरकार कर्मचारियों और प्रशासनिकों का प्रेरणा आधार उद्यमी आत्मा थी, जबकि नई सार्वजनिक सेवा मानती है कि सरकार कर्मचारियों को प्रशासनिक समाज और योगदान करने के लिए प्रेरणा और इच्छुक बनाती है, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सकें और प्रेरणा ले सकें। ठीक है, अगर हम सुशासन की बात करें तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है सुशासन। सुशासन के अंतर्गत आप लिखेंगे प्रबंधन सरकार और लोक सेवा में लोगों द्वारा लोगों के लिए माल और सेवा प्रदान करने और नागरिकों के लक्ष्य और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शक्ति और अधिकार का उत्पादन है। यानी देखिए लोगों द्वारा लोगों के लिए ही जो सेवा है, जो शक्ति है, उसको प्रदान करना हमारा सुशासन हो जाता है। यह औपचारिक नियमों और विनियमों और निर्माण लेने की प्रक्रियाओं का समर्थन करती है। यानी ये नियमों और विनियमों का निर्माण करती है। ठीक है, जो नीति निर्णय लेने और उन्हें लागू करने का उद्देश्य से सेवा देती है। यानी ये नियमों को लागू करने और उनका फॉलो करने का उद्देश्य देती है। ठीक है, अगर हम सुशासन की अवधारणा की बात करें तो सुशासन की अवधारणा के अंतर्गत आप लिखेंगे सुशासन शक्तियों, रणनीति, नीतियों, योजनाओं और परियोजनाओं से संबंधित है, जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का लक्ष्य रखती है। यानी जो सुशासन है ये शक्ति, रणनीति, नीतियाँ और योजना और परियोजना से संबंधित होता है, जो जीवन की गुणवत्ता को सुधारने का लक्ष्य रखती हैं। सुशासन में सु शब्द इस तथ्य के कारण है कि शासन अच्छा हो। यानी देखिए सुशासन में जो सु है वो यही प्रकट करता है या यही दिखाता है कि शासन जो है वो अच्छा हो। जब सरकार का निर्णय और कार्य लोगों की सहमति, वैधता और जिम्मेदारी पर आधारित होता है, तभी जो हमारा जो शासन है वो अच्छा होता है। जब लोगों की जो सहमति है, वैधता है, जिम्मेदारी है, उसको प्रकट किया जाए या फिर उसको निभाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत नेक्स्ट आप लिखेंगे सुशासन का अर्थ है कि कानून के अनुसार समानता और कानून के तहत समान संरक्षण के साथ शासन करना। यानी कानून के समक्ष या कानून के साथ समानता और कानून के तहत संरक्षण प्राप्त करना या संरक्षण के साथ शासन करना ही हमारा
हमारा सुशासन कहलाता है। सुशासन राजनीतिक और संस्थागत प्रक्रियाओं और प्रणालियों से संबंधित है, यानी इसमें राजनीतिक और संस्थागत जो प्रक्रिया होती हैं और उसकी परिणामों से संबंधित होता है, जो विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है, तभी हम विकास को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार सुशासन समाज के सभी खंडों पर लागू होता है, जैसे कि सरकार, कानून, न्याय, मीडिया, निजी क्षेत्र, कोऑपरेटिव सेक्टर, सहकारी कंपनी, पंजीकरण अधिनियम और अधिनियम के तहत पंजीकृत समाज और गैर सरकारी संगठन, इन सभी पर ये लागू होता है, ताकि जो सरकार है वो अच्छे से शासन कर सके और सभी को जो सुशासन है वो बेहतर तरीके से हो सके। इस प्रकार ये सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सुशासन का उद्देश्य, यानी जो सुशासन होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे सुशासन की पूरी अवधारणा का उपयोग अप्रभावी अर्थव्यवस्था की तुलना करने के लिए किया जाता है, यानी जो सुशासन है उसका प्रयोग ही जो अप्रभावी अर्थव्यवस्था होती है उसका तुलना करना या फिर उसको एक तरह से तुलना करने के लिए उसका यूज किया जाता है। सुशासन को उस तरीके के रूप में परिभाषित करते हैं जिससे एक देश के संसाधनों के प्रबंधन में सत्ता में प्रशासन किया जाता है, जिससे देश के विकास के लिए दोनों आर्थिक और सामाजिक संसाधन होते हैं। यानी देखिए जो सुशासन है उसको किसी भी देश के जो संसाधन है उसको एक तरह से देखने के लिए जो हमारे आर्थिक और सामाजिक संसाधन होते हैं उनको एक तरह से मापने के लिए सुशासन का यूज़ किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार सुशासन प्रबंधन और प्रशासन की उचित तकनीक से संबंधित है। रिपोर्ट में 4 क्षेत्रों को पहचान गया है जहाँ अच्छे शासन पर ध्यान देना चाहिए, यानी सुशासन के अंतर्गत एक रिपोर्ट आती है जिसके अंतर्गत 4 क्षेत्रों को पहचाना जाता है जहाँ अच्छा शासन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला होता है हमारा सामाजिक क्षेत्र के प्रबंधन, यानी जो सामाजिक क्षेत्र है उसके प्रबंधक होने चाहिए, यानी उसमें अच्छे तरीके से प्रबंधन होनी चाहिए। दूसरा होता है हमारा जिम्मेदारी, क्योंकि हमें जिम्मेदारी भी अच्छे से निभानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा विकास के लिए कानूनी ढांचे, यानी जो भी हमारा विकास होगा उसके लिए कानूनी ढांचे सही होने चाहिए। नेक्स्ट होता है हमारा सूचना और पारदर्शिता, यानी जो भी सूचना है उसमें पारदर्शिता होना चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे सुशासन की विशेषताएं, यानी जो सुशासन है इसकी क्या विशेषताएं। तो मुख्य रूप से इसकी कई विशेषताएं, तो पहली आप लिखेंगे जवाबदेही, किस तरह से कानून के राज्य के अनुसार जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता होती है। ये सरकार के नागरिकों के लिए साथ ही साथ निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों के लिए भी होनी चाहिए। यानी देखिए एक तो पारदर्शिता और दूसरी जवाबदेही दोनों ही इम्पोर्टेंट है किसी भी क्षेत्र को चलाने के लिए, यानी वो निजी हो या फिर गैर सरकारी हो, सभी के लिए, सरकारी हो गैर सरकारी हो निजी हो, सभी के लिए नागरिकों के साथ एक तो जवाबदेही होनी चाहिए और दूसरा पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भागीदारी। भागीदारी किस तरह से केवल समाज के सभी खंड, पुरुष, महिला, अल्पसंख्यकों, गरीब और इसी तरह के शामिल होने के लिए था। यानी देखिए इसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब हो, सभी वर्गों को इसमें भागीदार होना चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब है कि जानकारी को ऐसी तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे कि यह किसी देश के नागरिकों के लिए आसानी से सुलभ हो, यानी कोई भी जानकारी इतनी आसानी से सुलभ हो जाए, इतनी आसानी से मिल जाए, वही हमारी पारदर्शिता है। यानी बहुत आसानी से कोई भी जानकारी प्राप्त कर लेना सिर्फ नागरिकों के लिए। ठीक है, नागरिकों को वो जानकारी जो है वो आसानी से मिल जाए, वही हमारी पारदर्शिता कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कानून का राज्य। किस तरह से कानून का राज्य। अच्छा शासन तब होता है जब कानून का पालन किया जाता है, यानी अगर अच्छा शासन चाहते हो तो कानून का पालन होना ज़रूरी है। एक नागरिक या माता पिता के अधिकारों का सम्मान किया जाए और सरकार के कानून, कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं को नागरिक के प्रति निष्पक्ष और विचलित होना चाहिए ताकि वो अच्छे से उसे फॉलो कर सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे उत्तरदायित्व। यह कहता है कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी देश के नागरिकों के लिए प्रशासन का जवाब समय पर या उचित तरीके से दिया जाए ताकि जो प्रशासन है उसकी बात जनता जो है वो समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे न्याय और समावेशिता। यह समाज में समानता और न्याय के लिए वकालत करता है। किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, छोड़ दिया जाना चाहिए या विचलित किया जाना चाहिए। सदैव अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, यानी किसी भी व्यक्ति या किसी भी समुदाय
को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर ना ही पीछे छोड़ा जाए, ना छोड़ना की कोशिश की जाए सदैव ही, या फिर हमेशा ही उसको एक साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रभावशालीता और दक्षता। इसका मतलब है कि प्रबंधन को प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी उपयोगों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी और कुशल तरीके से किया जाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है हम किसी का भी चीज़ का यूज़ अंधाधुंध करने लग जाए, हमें प्रभावी तरीके से उसका यूज़ करना चाहिए और एक तरीके से सुव्यवस्थित तरीके में करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सुशासन का महत्व। सुशासन का आखिर क्या महत्व है, तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे सुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए विकल्प करता है। यानी देखिए ये जो है ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो विकास है उसका विकल्प पैदा करता है, उसको बढ़ाने का प्रयास करता है, इसीलिए सुशासन इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे आर्थिक विकास, किस तरह से राज्य की आर्थिक प्रगति अस्थिर हो सकती है, उत्पादित करने, वितरित करने या निवेश करने के तहत, या कुछ चुनौतियों के साथ एक राज्य अपने आर्थिक विकास के पाठ्यक्रम को समान कर सकता है। हालांकि सुशासन के माध्यम से इस राज्य के संसाधनों का उचित वितरण इस तरह से समस्याओं को बहुत आसानी से दूर करने की कोशिश करता है, ताकि जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। अगर हम सामाजिक विकास की बात करें तो आप इसमें लिखेंगे विभिन्न धार्मिक, जाति, सांस्कृतिक और सामूहिक समूह के लोग राज्य में सामंजस्य के एक साथ रह सकते हैं। हालांकि यदि धन या आय का उचित वितरण नहीं हो तो यह समाज में परेशानी पैदा कर सकता है। यानी ये देखिए ये जो है ये धार्मिक, जाति और सांस्कृतिक सभी को एक तरह से समूह में समान वितरण करने का प्रयास करता है। अगर समान वितरण ना हो तो समाज में हमारे परेशानी पैदा कर सकता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास के अंतर्गत आप लिखेंगे राज्य के राजनेताओं को समाज में शांति सुनिश्चित करने के लिए राज्य के नियमों और संसाधनों का पालन करना चाहिए। यानी राज्य में शांति स्थापित करने के लिए राज्य के जो नियम होते हैं उनको पालन करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले राजनीतिक दलों के बीच अच्छे प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करना चाहिए और नागरिकों के लिए लाभकारी नीतियां तैयार करने की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि जो सभी नीतियां हैं वो लाभकारी रूप से बन सकें और जो सभी नागरिक हैं उन्हें एक तरह से लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, अब हम देखेंगे सहयोगी शासन। यानी जो हमारा सहयोगी शासन होता है वो क्या होता है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे सहयोगी शासन की अवधारणा। जो हमारी सहयोगी शासन है उसकी अवधारणा कैसे आई, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे सहयोगी शासन की उत्पत्ति क्लासिक उदारवाद और नागरिक रिपब्लिकनावाद से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे क्लासिक उदारवाद का मानना है कि सहयोग आत्मसेवा द्वारा प्रेरित किया जाता है, जबकि नागरिक रिपब्लिकनवाद विश्वास और पारंपरिक समझ पर केंद्रित होते हैं। और ये जो है ये सहयोग और आत्मविश्वास को पैदा करने का कार्य करता है, ताकि सभी व्यक्तियों में सहयोग और आत्मविश्वास पैदा हो सके। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सहयोगी शासन एक बेहतर विकल्प प्रदान करता है। यानी जो भी सहयोगी शासन होता है वो एक तरह से एक बेहतर विकल्प प्रदान करने का कार्य करता है। प्रशासनिक अस्थिरता के वर्तमान विचार ने नागरिक समाज की जरूरत और महत्व की ओर ध्यान केंद्रित किया है। डायमंड के अनुसार नागरिक समाज एक संगठित सामाजिक जीवन का क्षेत्र है, ताकि उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे सहयोग सरकार समुदाय और निजी क्षेत्र में सहयोग पर केंद्र है। यानी जो सहयोग सरकार होती है वो निजी क्षेत्रों पर सहयोग पर केंद्रित होती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सहयोग सरकार की प्रभावशालीता इन तीन चीज़ों पर निर्भर होती है। अब वो कौन कौन सी तीन चीज़ें होती हैं जिसमें सहयोग सरकार बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से डिपेंड होती है। तो पहला होता है हमारा समर्थन। यह नीति समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती है जिससे ठीक किया जाना चाहिए। यानी इसमें जो भी समस्या है उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है। फिर होता है हमारा नेतृत्व। यह नीति समस्या को हल करने के लिए आवश्यक सभी महत्व को जोड़ती है। यानी जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं या जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं समस्या से निपटने के लिए उन्हें जोड़ने का प्रयास करती है। फिर होती है हमारी फॉर्म। नीति समस्याओं को हल करने के बजाय और तरीकों की तलाश करने के लिए सदस्यों को एक समूह है। यानी देखिए ये जो है फॉर्म ये
समस्या का समाधान नहीं ढूँढती, ये और तरीके ढूँढती है कि इस समस्या का और क्या समाधान हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, यह सहयोगी नेटवर्क सहयोगी शासन का एक और रूप है। एक सहयोगी नेटवर्क में लोग अपनी सांस्कृतिक, भूगोल आदि में समानता के बावजूद एक समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए सहयोग करते हैं, ताकि उस समस्या का जो समाधान है वो प्राप्त हो सके और वो आगे बढ़ सकें, ठीक है। अब हम देखेंगे सहयोगी शासन के लाभ। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, एक समस्या को बेहतर समझने के लिए एक मंच बनाता है, यानी ये जो है ये किसी भी समस्या को बेहतर समझने के लिए एक मंच बनाता है। दूसरा आप लिखेंगे, चूंकि इसमें कई हितधारकों को शामिल किया जाता है, इसीलिए यह उन्हें एक साथ काम करने की अनुमति देता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, ये समस्या को अधिक प्रभावी ढंग से पहचानने और लक्षित करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, सहयोग शासन हितधारकों के कार्यों के सहयोगों पर केंद्रित है और समस्या के समाधान अधिक प्रभावी ढंग से वितरित किया जा सकता है, ठीक है, या किया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, यह रणनीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में नए तरीकों और विचारों को भी पेश कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, यह नीति बनाने की प्रक्रिया में विचारों और सुझावों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रवेश करने की अनुमति देता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, यह नागरिकों को सरकार और प्रशासन के कार्यों के अधिक बंद तरीके से समझने की अनुमति देता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, नागरिक और सरकार के बीच एक करीबी संबंध पर जोर देता है, ताकि नागरिक और जो सरकार है उसके बीच एक अच्छा संबंध बन सके। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, यह नागरिकों को प्रतिनिधित्व के रूप में सशक्त करता है और संस्थागत निर्णय लेने में ये भागीदार को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, यह विभिन्न हितधारकों और सरकारों के कौशल और क्षमताओं को जोड़ता है, यानी जो भी हितधारक और सरकारें होती हैं उनके जो कौशल है, क्षमता है, उसको जोड़ने का प्रयास करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सहयोग शासन के नुकसान। अभी हमने देखे कि इसके क्या क्या लाभ हैं, या ये कहूँ क्या क्या फायदे हैं। अब अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो पहला आप लिखेंगे, पूरी प्रक्रिया समय लेने वाली होती है, यानी इसमें टाइम लगता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, यह संभव है कि एक विशिष्ट समस्या के समाधान पर सहमति अभी भी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, यह समाधान सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, चूंकि सहयोग शासन कई हितधारकों के साथ एक जटिल वेब है, कभी कभी व्यक्तिगत भूमिकाएं और जिम्मेदार असंतुष्ट हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, राज्य के संस्थागत संगठन के संबंध में कुछ हितधारकों को पारदर्शी तरीके से कार्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, एक नीति समस्या को हल करते समय सामान्य कभी कभी एक समस्या बन सकती है, यानी जब हम एक समस्या को हल करते हैं तो दूसरी समस्या भी कभी कभी बन जाती है। नेक्स्ट अब हम देख, प्रतिभागियों के बीच विश्वास की समस्या है, शक्ति असंतुलन, सांस्कृतिक जाति और छिपी हुई प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाधा के रूप में कार्य करती है, यानी कभी कभी समस्या पैदा होती है जिसमें शक्ति असंतुलन हो जाती है, सांस्कृतिक जाति और छिपी हुई जो प्रेरणा होती है वो कभी कभी संकट के रूप में उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, यह भी तर्क दिया गया है कि सहयोगी शासन संस्थाओं को स्थिर और निष्पक्षता प्रदान नहीं कर पाते, इसीलिए भी इनकी एक तरह से ये बुराई के रूप में हम देख सकते हैं। सहयोगी शासन का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों जैसे देशों में सही ढंग से परीक्षण किया जाता है, यानी ये जो है ये सही ढंग से जो परीक्षण है वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन ऐसे देशों में किया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्क शासन, यानी जो नेटवर्क शासन होता है वो क्या होता है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, नेटवर्क गवर्नेंस की अवधारणा। इसके अंतर्गत आप नेटवर्क शासन नौकरशाही संरचना और आपके संबंधों के औपचारिक अनुबंधों के बजाय सामाजिक नियंत्रणों पर अधिक शासन का एक रूप है, यानी देखिए ये जो है नेटवर्क शासन ये हमारे जो औपचारिक और सामाजिक नियंत्रण होते हैं उन पर अधिक आधारित होती है, यह बाजार या पदानुक्रम पर निर्भर नहीं करती है। नेटवर्क शासन कई स्वतंत्र भागीदारी द्वारा
द्वारा किया जाता है। यानी जो नेटवर्क शासन होता है वो पदानुक्रम या फिर किसी के पास है तो वो उसके बेटे या फिर उसके बेटे के पास ही नहीं पहुंचेगा, पदानुक्रम नहीं होता। वो एक तरह से नेटवर्क जो शासन होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे नेटवर्क शासन वैश्विक व्यापार जोखिमों पर निर्भर करता है। यानी ये जो है ये वैश्विक व्यापार जोखिमों पर निर्भर करता है। इसके अलावा यह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र और नेटवर्क पर इसके प्रबंधन पर निर्भर करती है। हालांकि सभी विद्वान इस सिद्धांत को स्वीकार भी नहीं करते हैं। ठीक है। नेटवर्क शासन की वृद्धि और सार्वजनिक संस्थाओं के नए सहयोगी इथोस एक अधिक मौलिक परिवर्तन और नेटवर्किंग पैराडाइम के प्रसार को इंगित करते हैं। जैसे कैस्टलिस्ट ने नेटवर्क समाज की वृद्धि करना। ठीक है। ये सभी आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे डिजिटल गवर्नेंस। डिजिटल गवर्नेंस के अंतर्गत सरकार इस राज्य के नागरिकों को सक्रिय सार्वजनिक सेवा प्रदान करने, प्रशासन प्रणाली में सुधार करने की कोशिश कर सकती है ताकि जो डिजिटल गवर्नेंस है वो आ सके। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे डिजिटल प्रशासन में ई प्रशासन, ई सेवा और ई शासन शामिल होता है। यानी इसके अंतर्गत ई प्रशासन, ई सेवा और ई शासन शामिल होता है। यह केवल इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण, ई काम प्रवाह और ई वोटिंग के लिए था। यह नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक परामर्श, भागीदारी और आवश्यक सामाजिक मार्गदर्शन का विकल्प भी देता है जो सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है ताकि जो नागरिक हैं वो और ज़्यादा जागरूक हो सकें। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे यह प्रशासन और शासन के आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। यह अच्छे शासन को समर्थन और प्रोत्साहन करने के लिए डिजिटल ज़रूरतों का उपयोग भी करता है या उपयोग करता है ताकि अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके। एंड यहाँ आपका पूरा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। अब आपका निष्कर्ष स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको निष्कर्ष दिखा देती हूँ। अगर आप इसको रीड आउट करना चाहें तो आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हैं आप, और यहाँ ये आपका जो पूरा ही चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं वो भी आप देख पाएँ और अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।